2 साल पहले मेरी बीवी की कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। ये बहुत बड़ा धक्का था। हमारी इकलौती बेटी निशा के लिए मैं पहले काम में इतना व्यस्त रहता था कि अब निशा कब बच्ची से जवान हो गई, मैं इसका ध्यान ही नहीं दिया। अब मैं निशा का खास ख्याल रखना शुरू किया ताकि उसे अपनी माँ की कमी खाली ना महसूस हो। सब कुछ बढ़िया चलने लगा। शुरुआती दिनों के बाद और मैं थोड़ा जल्दी घर आ जाता ताकि निशा को अकेलापन न लगे। मेरे दिल में कभी भी निशा के बारे में कोई बड़ा ख्याल नहीं आया और मैं होटल में 1 या 2 बार जाकर अपनी प्यास बुझा लेता था। मैंने समझाया था कि उसे अपनी जवानी का ख्याल रखना होगा, क्योंकि कई नौजवान लड़के कुंवारी लड़कियों को फंसाकर उनकी जवानी बर्बाद कर देते हैं। वह समझदार लड़की थी। उसने मुझे विश्वास दिया कि ऐसा उसके साथ नहीं होगा। मुझे लगा कि मैं अपनी बेटी को सही राह दिखाई है। निशा कपड़े भी काफ़ी सामान्य पहनती थी, जैसे जींस टॉप या स्कर्ट, और घर में तो वह सलवार कुर्ता भी पहनती थी। ये कई बार खुशी के पलों में मेरे गले भी लगती थी। और उस दिन होली थी। मैंने उसे पहले से बता दिया था कि अपने आसपास की सोसाइटी में होली खेले और दूर न जाए और लड़कों से दूर रहे, क्योंकि ऐसे समय में लड़के जवान लड़कियों का फ़ायदा उठाते हैं। उसने हाँ में सर हिलाया और होली खेलने चली गई। थोड़ी देर बाद मेरे कुछ दोस्त आए और हमने होली खेली और सबने बियर पी और फिर वह चले गए। मैं भी 2 बोतल चढ़ा रखी थी और बालकनी से नीचे झांकने लगा। मैंने देखा कि नीचे कई लड़कियां होली खेल रही थी। मैं उनसे निशा को पहचान ही नहीं पा रहा था। सबके चेहरे ऐसे रंगे हुए थे। सब लड़कियां बड़े उत्साह से होली खेल रही थी। तभी मैंने देखा दूसरी तरफ से लड़कों का एक झुंड, जिसमें 30-35 लड़के थे, उनकी तरफ आने लगे। जब तक लड़कियां संभल पाती, वे इन तक पहुंच चुके थे। अब लड़कियों ने भागने की कोशिश की, पर लड़कों ने उन्हें पकड़कर रंग लगाना शुरू कर दिया। मैंने साफ साफ देखा कि वे रंग लगाते हुए उन्हें यहाँ वहाँ छू रहे थे। लड़कियों को भी रंग लगाने के बहाने से उन्होंने बहुत कुछ गंदी जगह हरकत की। कुछ लड़कियाँ तो मज़े ले रही थी और लड़कों के भी गाल और उनकी छाती और भी रंग लगा रही थी, और कुछ बचने की कोशिश कर रही थी। इतने ऊपर से मैं साफ साफ नहीं समझ पाया कि निशा उनमें से कौन है। लड़कों की मस्ती देखकर मुझे भी उनके साथ मस्ती करने की सूझी। कुछ प्यार की भी मस्ती थी। तभी कुछ आदमी वहां आ गए और उन्होंने लड़कों को डांट कर भगाया और लड़कियां वहां से भाग गई। करीब 5 मिनट के बाद निशा अंदर आई और उसकी सांस फूल रही थी। तभी मैंने देखा कि निशा स्कर्ट ही पहनी हुई थी। इसका मतलब था कि कम से कम ढंग के कपड़े तो पहनने चाहिए। उन लड़कों ने, पता नहीं, मैं भी उत्तेजित हो रहा था ये सोचकर कि निशा के साथ ये सब हुआ। निशा नर्वस सी होकर अपने कमरे में जाने लगी, तो मैंने उसे टोकते हुए पूछा, क्या बात है बेटा, इतनी घबराई हुई क्यों हो? निशा ने कहा, कुछ नहीं पापा, बस थक गई हूँ। बेटी, तुम्हारी सांस क्यों फूल रही है? निशा ने अपने हाथ को झटकाते हुए कहा, बस ऐसे ही पापा, कोई खास बात नहीं। फिर वे अपना दूसरा हाथ भी झटकाने लगी। बेटी, लड़कों ने तंग तो नहीं किया? पापा, कुछ आए थे जबरदस्ती होली खेलने पर। अंकल लोग आ गए और हम बच गए। वे आधा सच और आधा झूठ बोल गई और अब वह अपना पेट भी खुजाने लगी। अब इसके हाथ के नीचे हो चुके और अपने घुटने के नीचे पर खुजाने लगी। क्या बात है बेटा, क्या हुआ? ऐसे खुजा क्यों रही हो? पता नहीं पापा, पूरे शरीर में खुजली हो रही है। मैं परेशान होकर उसका हाथ देखा तो वहाँ लाल लाल से मोटे मोटे दाने शरीर के बन गए थे। फिर मैंने उसके पैर और पेट का हिस्सा देखा तो वहाँ भी वैसे ही लाल निशान थे। बेटा, तुमको ज़बरदस्त एलर्जी हो गई है किसी रंग से, क्योंकि उसमें रसायन होते हैं। अब वह अपनी जांघें भी खुजाने लगी और अपनी चेस्ट के निचले हिस्से को भी खुजा रही थी। मैंने अपने डॉक्टर दोस्त को फ़ोन लगाया और निशा की एलर्जी के बारे में बताया तो उसने कहा कि मेरे घर से दवाई ले जाओ। उसका घर पास ही बैग में था। मैं भाग कर गया और गोली और मलहम ले आया। सबसे पहले मैंने उसे गोली खिलाई और फिर उसको कहा कि चलो मलहम लगा लो। वे खुजा खुजा कर बहुत परेशान हो रही थी और रोने लगी थी। मैंने उसे प्यार से समझाया और उसके हाथ में जहाँ जहाँ दाने थे वहाँ मलहम लगाया। पापा, अच्छा लग रहा है, मलहम से आराम आ रहा है। मैंने हाथ में लगाने के बाद देखा कि वे पीठ को खुजा रही थी और उसका हाथ भी नहीं जा रहा था।
मुझे अपने ऊपर शर्म आ रही थी। मेरी बेटी इतनी परेशान है और यहाँ मेरे मन में विचार आ रहे हैं। कहते हुए मैंने भी उसकी पीठ खुजा दी। हाँ पापा, अच्छा लग रहा है। और निशा बेटा को जाने से फिर लाल दाने हो गए। तुम मलहम लगा लो। कि पापा लगा दीजिए बेटा, थोड़ा टॉप उठाओ ना, तभी तो मलहम लगा पाऊँगा। निशा ने टॉप उठाया और मेरे सामने उसकी ब्रा की स्टेप भी थी। मैंने उसके पीठ पर लाल दानों पर मलहम लगाया और फिर स्टेप को उठाकर उसके नीचे के जगह में भी दवाई लगाया। पापा सच में बहुत आराम मिल रहा है। तभी वे जाएंगे और कमर को खुजाने लगी। मैंने उसको लेट जाने को बोला ताकि मैं सब जगह अच्छी तरह से दवाई लगा सकूं। वे जल्दी से इधर उधर खुजाते हुए लेट गई। बेचारी बहुत परेशान थी। अब मैं उसका टॉप उठाया और पूरी जगह पर दवाई लगाया। उसकी बरात दिख रही थी और मुझे अच्छा सा लग रहा था। अब मैं उसके पैरों में दवाई लगाई और फिर वे न जाने क्यों लगी तो उसकी स्कर्ट ऊपर किया और उसकी पैंटी दिखने लगी। मैंने देखा कि उसकी पैंटी भी रंगी हुई और जांघों के ऊपरी हिस्सा जो कि पैंटी से समा रहा था रंगा हुआ था। इसका मतलब साफ था कि लड़कों ने वहाँ भी छेड़खानी की है। अरे बेटा, ये क्या, तुम्हारी पैंटी भी रंगी हुई है, यहाँ किसने रंग लगा दिया? निशा हड़बड़ाकर बोली, पापा ऐसे ही लग गया होगा। और उसने स्कर्ट नीचे करने की कोशिश की। अब मैं उसका उल्टा होने को बोला और वह पलट गई। अब मैं उसको टॉप उठाया और पीठ पर जहाँ बचा हुआ था वहाँ भी दवाई लगा दी। मैंने कहा, बेटा तुम्हारी पैंटी बहुत बड़ी है, मैं इसको नीचे खिसका कर दवाई लगा देता हूँ, वरना कई जगह छूट जाएगी। उसने कहा, जी पापा। मैं मेरी बेटी के पूरे शरीर पर मलहम दवाई लगाई। अब मुझे उन बदमाश लड़कों पर गुस्सा आ रहा था। मैंने उसको पलट और कहा, बेटी यहाँ भी लगा दूँ? जी पापा, बहुत खुजली हो रही है। चलो बेटा, अब टॉप उतार कर तुम्हें खुद लगा लेना। निशा बोली, पापा मैं लगा लूँगी, आप जाओ, मैं बहुत थक चुकी हूँ। फिर मैंने अपनी बेटी को समझाया कि बेटा मस्ती करो लेकिन ऐसे लड़कों से दूर रहो। मैंने मेरी बेटी को समझाते हुए पाठ पढ़ाया और वह थक गई थी। मैंने उसे दूध का गिलास दिया और सुला दिया। करीब 2 घंटे के बाद मैंने उसे उठाया और बोला, बेटा अब कैसा लग रहा है? खुजली से आराम मिला? वह बोली, जी पापा अब बिल्कुल ठीक हूँ। मैं उसके पास आकर बैठ गया और उसके सर पर हाथ फेरा और बोला, बेटा चलो अब नहा लो, देखो सब जगह रंग लगा हुआ है। मैंने उसका हाथ पकड़कर बाथरूम में छोड़ आया। नहीं हो, तुम्हें दवाई लगाते समय देखा कि तुम्हारी हालत बहुत ख़राब थी, तुम्हें ध्यान देना चाहिए। बेटा वह क्या है ना, तुम्हारी माँ के जाने के बाद अब मुझे उसकी भी जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है। बेटा अब तुम इतनी बड़ी तो हो गई हो कि मैं तुमसे ऐसी बात कर सकूं। इसी के कारण मैं ये सब तुम्हें बता रहा हूँ। बेटा चलिए, पापा जो हुआ सो हुआ, अब मैं नहा लूँ। बेटा एक बात और बोलना है कि अब मुझे लगता है कि मुझे अब दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैं भी एक मर्द हूँ। वह भावुक होकर बोली, पापा आप मेरी सौतेली माँ लाएंगे? नहीं, ये नहीं हो सकता। बेटा कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम अपने घर चली जाओगी तो मैं तो बिल्कुल अकेला हो जाऊँगा। ना पापा, मैं शादी नहीं करूँगी और हमेशा आपके साथ रहूँगी। ऐसा कहते हुए मुझसे लिपट गई। मैं भी उसे समझाया कि बेटा कभी तुमसे अलग नहीं होना चाहता। मैंने कहा कि बेटा बेटियां पराई होती है और एक ना एक दिन उनसे अपने घर जाना होता है। निशा मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। फिर निशा बोली, पापा आप कर लीजिए, लेकिन पापा पहले मेरी शादी कराए, क्योंकि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। पापा वो लड़का बहुत अच्छा है, आप उससे एक बार मिलिए तो सही। मैंने कहा ठीक है बेटा। मैं दूसरे दिन निशा के बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए गया। दिखने में अच्छा था, लेकिन मैंने उसके बारे में जब पता लगाया तो मुझे पता चला कि वो निशा से नहीं बल्कि उसकी दौलत से प्यार करता है। मैंने निशा को बहुत समझाया, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी और उन दोनों ने शादी कर ली। और कुछ ही दिनों में निशा को उसकी हकीकत पता चल गई और मेरी बेटी ने उसे डाइवोर्स दे दिया और मेरी बेटी की मैंने एक अच्छे घर में शादी कर दी और आज वो अपने घर में बहुत खुश है। और मैं भी बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी को एक देर से ही सही लेकिन समझ आ गई। तो माँ बाप भी हमारी भलाई ही चाहते हैं, तो कुछ निर्णय लेने से पहले अच्छे से सोच विचार के ही फैसला करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी का सवाल है। तो दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।